एक बच्चे के पैदा होने का मतलब है कि आपने लाखों जानवर मार दिए और लाखों पेड़ काट दिए। अब 3-4 बच्चे हो गए हैं तो घर बड़ा लेना पड़ेगा। इतने सारे लोग क्या एक स्कूटर में बैठ के चलेंगे, तो अब गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ी, फॉरेस्ट घटा। जब तक हम इंसान को ही नहीं बदलेंगे, हम देश को कैसे बदल सकते हैं? जैसे एक अमीर आदमी दूसरे गरीब के ऊपर चढ़ के बैठता है, वैसे एक अमीर देश भी तो गरीब देशों पर चढ़ के बैठेगा ना। खेत कहाँ से आएंगे? जंगल काट के ही तो खेत बनेगा। सबसे ज्यादा कहाँ हटाया जाता है मालूम है? गरीब देशों में। जैसे भारत जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट मांगता, फॉरेस्ट सबसे बड़ा सिंक होता है। फॉरेस्ट ही नहीं है तो कौन सोखेगा कार्बन? हम इनसे बहस कर सकते हैं? जो फीडबैक साइकिल सब एक्टिवेट हो गए, उनको रोक लोगे क्या? मैं एक इंसान हूं जो पैदा हुआ है भोगने के लिए। इंसान अगर बदतमीजी ना करे तो पृथ्वी में कितने क्षेत्र पर जंगल होंगे? कैसे रुकेगा? बात किसके हाथ में है? बात आपके हाथ में। गीता इस वक्त इसलिए नहीं है कि आपको स्वर्ग पहुंचा देगी। गीता इसलिए है कि वो शायद पृथ्वी बचा देगी। स्वर्ग वगैरह छोड़ दो, अभी तो पृथ्वी बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जो फॉरेस्ट लॉस है और जो पॉपुलेशन का कर्व है वो देखो। आप पैदा होते हो, जब मैंने कहा कि एक बच्चा अगर आज पैदा होता है तो हजारों लाखों पौधों और पशुओं और पेड़ों की लाश पर पैदा होता है, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या लाखों पेड़ काटेगा, लाखों जानवर काटेगा? वो देखो, पहला कर्व देखो और आखिरी कर्व देखो। पहला और आखिरी कर्व देखिए और बताइए क्या मैंने गलत कहा कि आज अगर बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चे के पैदा होने का मतलब है कि आपने लाखों जानवर मार दिए और लाखों पेड़ काट दिए? क्या मैंने गलत कहा? पहला और आखिरी कर्व देख लीजिए। इसमें आप और भी कर्व्स ऐड कर सकते हैं। मटेरियल प्रोडक्शन, हम कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रतिवर्ष, वो कर्व भी बिल्कुल ऐसा ही है। वही अज्ञान की वृत्ति जो हमें मजबूर करती है और बच्चे पैदा करो और बच्चे पैदा करो, वही वृत्ति हमें कहती है कि अब भोगो भी तो, और चीजें होनी चाहिए। अब 3-4 बच्चे हो गए हैं तो घर बड़ा लेना पड़ेगा। इतने सारे लोग क्या एक स्कूटर में बैठ के चलेंगे, तो अब गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। जिसको हम कहते हैं ना, फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। थोड़ा सब्र से सोचिएगा, फैमिली इज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन। हमारी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था बनी ही इसीलिए है कि हम अपनी तादाद बढ़ाएं और खुशहाली के नाम पर और ज्यादा पृथ्वी को बर्बाद करें। वो चल गया था, एक लंबे अरसे तक वो चल गया था। लगभग 1850 तक भी वो चल जाता, 1900 तक भी चल रहा था। अब नहीं चल सकता। तो कोई ये तर्क ना दे कि अरे हजारों सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है वो तोड़ दे। क्या हजारों सालों से ये नहीं हो रहा था? अब जो हुआ है यकायक हुआ है और बहुत जबरदस्त हुआ है। तो हजारों सालों का तर्क और हजारों सालों की दुहाई मत दो। आज तुमको जीने के नए तरीके चाहिए अगर जीना चाहते हो तो। पुराने तरीकों से नहीं जी सकते। पुराने अरमान अब नहीं चलेंगे कि पढ़ाई क्यों की है, ताकि पैसा आ जाए, ताकि घर खरीदूं, ताकि ये करूं वो करूं, 50 काम करूं। नई इंडस्ट्री लगानी है, जंगल काटने हैं, मैंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, ये सब करके दिखाना है। और हैप्पी लाइफ का मतलब ये है कि देखो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, तो मेरे 12 बच्चे हैं 5 औरतों से। ये तुम आज से 2000 साल पहले के जानवर हो। वो ये सब काम करता था। आज का जरा भी सजग आदमी होगा वो ये देखेगा ना, ये सब आंकड़े हैं या मैं बस बकवास ही करता रहता हूं? हम इनसे बहस कर सकते हैं? और आप बहस करके मुझे रोक सकते हो। जो फीडबैक साइकिल सब एक्टिवेट हो गए, उनको रोक लोगे क्या? रोक लोगे? हमने कहा फॉरेस्ट सबसे बड़ा सिंक होता है। अगर हम यहां पर एक कर्व और दिखा पाए कि पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का कितना हिस्सा जंगलों द्वारा आच्छादित था 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और वर्तमान में, तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज देखने को मिलेगी। 50%। एक बहुत लंबे अरसे तक पृथ्वी के 50% क्षेत्र पर जंगल थे। 50%।
अभी कितने हैं? 30। 50 से नीचे ये पृथ्वी चल ही नहीं सकती। अगर वैसे समझो तो इंसान अगर बदतमीजी ना करे तो पृथ्वी में कितने क्षेत्र पर जंगल होंगे? 2 क्षेत्रों को अगर तुम हटा दो, 2 तरह के डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। उनको हटा दो तो हर जगह जंगल ही जंगल होगा। लगभग पूरी पृथ्वी ही जंगल जंगल ही होगी। जो सबसे ठंडी जगह होती है ना, वहां भी बड़े जबरदस्त जंगल होते हैं, उन्हें बोरियल फॉरेस्ट्स बोलते हैं। जो साइबेरियन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट ये सब होते हैं, सब वहां भी जंगल होते हैं। इंसान की बदतमीजी से पहले लगभग पूरी पृथ्वी की जंगल थी। रेगिस्तान को हटा दो और जो एकदम ही बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं उनको हटा दो तो उसको घटाते घटाते हम 30% पर ले आए हैं। 30% भी सरकारी आंकड़ा है। इसमें क्वालिटी ऑफ जंगल जब तुम शामिल करते हो तो और ज्यादा धक्का लगता है। सरकारें किसी तरह अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहीं पर जहां बहुत कम ट्री डेंसिटी हो उसको भी क्या डिक्लेयर कर देती हैं कि ये तो फॉरेस्ट है। कहीं पर यूनिकल्चर, मोनोकल्चर कर दिया, उसको भी क्या बोल देते हैं कि ये तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ही नहीं है तो कौन सूखेगा कार्बन? और फॉरेस्ट हो नहीं सकते। आप आबादी बढ़ा रहे हो, वो कहां रहेगा? उसके खाने के लिए अन्न उगाना पड़ेगा ना। खेत कहां से आएंगे? जंगल काट के ही तो खेत बनेगा। और हमारा फॉरेस्ट कवर हर साल और कम होता जा रहा है। कुल 4000 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास फॉरेस्ट है पृथ्वी पर, और लगभग पिछले 10 सालों में ही हमने उसमें से 500 हटा दिया। हम इतनी जल्दी में हैं। कम ऑन बेबी, मेक इट फास्ट। हम बहुत जल्दी में हैं। सबसे ज्यादा कहां कहां हटाया जाता है मालूम है? गरीब देशों में। जैसे भारत 2015 से 2020 के बीच में जिन देशों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हटाया गया उनमें से एक भारत है। जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट मांगता। और सबसे वेल प्रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं? जो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं यूरोप वगैरह के, और जो और ऊपर के आपके साइबेरियन फॉरेस्ट वगैरह है, वो फिर भी बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा काटे कहां जा रहे हैं? ब्राजील में, अफ्रीका में, भारत में, मलेशिया, इंडोनेशिया में। जो अमीर हुआ है यूं ही अमीर थोड़ी हुआ है। वो अमीर इसीलिए तो हुआ है ना कि अपनी मौज करेगा, मर्जी चलाएगा, दूसरे को भोगेगा। तो जैसे एक अमीर आदमी दूसरे गरीब के ऊपर चढ़ के बैठता है, वैसे एक अमीर देश भी तो गरीब देशों पर चढ़ के बैठेगा ना। क्या समाधान है इसका? जब तक हम इंसान को ही नहीं बदलेंगे हम देश को कैसे बदल सकते हैं? या बदल सकते हैं? हम इंसान को नहीं बदलेंगे तो पॉलिसीज बदलने वाली हैं क्या? कौन बदलेगा पॉलिसीज? वेदांत पूछता है ना, करता कौन है, डूअर कौन है? डूअर को बदले बिना डीड बदल सकती है क्या? तो आपके साथ आपकी संस्था इसी डूअर को, एक्टर को, कर्ता को बदलने का प्रयास कर रही है, पर ऐसा लगता नहीं कि हमारी गति पर्याप्त है। जिस पैमाने पर यह काम होना चाहिए उससे बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है। और समय, ये 39 पे कैसे रुक गया यार? अभी ये 30 पहुंच गया है लगभग। अच्छा 2015 है।
ये ऐसे गिर रहा है। अब जो पॉपुलेशन वाला कर्व है उसको उल्टा करके इसके ऊपर लगा दो तो दोनों कैसे हो जाएंगे? एकदम एक से हो जाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ी, फॉरेस्ट घटा। एक आपको आंकड़ा दूं, कमजोर दिल वाले ना सुने, या जिन्होंने ज्यादा खावा लिया वो ना सुने, उलट दोगे। पिछले 50 सालों में ही कुल मिलाकर के जितनी हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन थी जंगलों के भीतर, हम उसका 75% समाप्त कर चुके हैं। मतलब दुनिया भर के जंगलों में कुल मिलाकर के अगर 40 पशु पक्षी हुआ करते थे तो सिर्फ 50 साल के अंदर हमने उसको 10 कर दिया है। 75% साफ कर दिए। ये हैं थलचर जो रहते हैं जमीन पर, और जब उनकी बात करो जो रहते हैं पानी के नीचे, 85% साफ कर दिए। कोई नहीं बच रहा इस पृथ्वी पर हमारे अलावा। हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम ही नहीं कोई बच रहा। सोचिए ना, 85% पॉपुलेशन डिक्लाइन, मनुष्य की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरों को पिछले 50 साल के अंदर अंदर हमने 85% खत्म कर दिया। वो एकदम ही नहीं बचे। तो कहां बचेंगे? यही तो रहते थे वो तो यही रहते थे, कैसे बचेंगे? गीता इस वक्त इसलिए नहीं है कि आपको स्वर्ग पहुंचा देगी, गीता इसलिए है कि वो शायद पृथ्वी बचा देगी। स्वर्ग वगैरह छोड़ दो, अभी तो पृथ्वी बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कैसे रुकेगा? समाधान क्या है? आम आदमी ही समाधान है। क्योंकि दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं वो सब डेमोक्रेटिक है। G20 आप जानते हैं ना? G20, हाँ, वो दुनिया के 80 से 90% कार्बन एमिशंस का जिम्मेदार है, और G20 पूरा डेमोक्रेटिक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, बात किसके हाथ में है? बात आपके हाथ में है। लेकिन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको ऐसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है जो बिल्कुल नकली है, ताकि आप ये बात ना करो। जो दुनिया के 6 देश हैं जो सबसे ज्यादा एमिशन करते हैं, यूएस, चाइना, भारत, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, ये सब के सब या तो डेमोक्रेटिक है या कम से कम सेमी डेमोक्रेटिक है। ये कोई एक राजनेता नहीं कर रहा है, ये जनता करवा रही है, ये हम करवा रहे हैं। आचार्य जी, जैसे अब हम बुक स्टॉल्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी अपनी सिटीज में। अब आपने इतना बड़ा ये इशू जो बताया है, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करते हैं ना, तो पता नहीं ये जो हमसे ऊपर की एक जनरेशन है या हमारी भी, ये थोड़ी अनअवेयर है चीज़ों को लेके। तो हम फ्यूचर जनरेशन्स की तरफ कैसे फोकस कर सकते हैं? क्योंकि ये जो जनरेशन है ये बदलने को तैयार ही नहीं है, तो बचेंगे ही नहीं तो बदलेंगे कैसे? तो फ्यूचर की तरफ हम संस्था के बाहर हैं, तो संस्था के बाहर रह के अपना पूरा जोर कैसे लगा सकते हैं? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हमें ये बात बता दी, हम कैसे अपने आसपास इस बात को और जोर शोर से पहुंचाएं, मतलब रेट बढ़ा दें उसका बहुत ज्यादा? देखो, बात उम्र की भी इतनी नहीं होती है, वरना होने को ये भी हो सकता है कि कोई 70 साल का हो। ये मुद्दा बहुत सीधा है, इसमें कोई बड़ी जटिलता नहीं है कि किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या मैथ्स पढ़ी होगी या साइंस पढ़ी होगी या क्लाइमेट साइंस पढ़ा होगा तो ही ये समझेगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नियत। बात नियत की है, और नियत की खराबी मालूम है क्या है? मैं कुछ भी तब करूं ना जब मुझे उससे कुछ लाभ होता हो। इसमें मुझे क्या मिलेगा? मैं 70 साल का हो गया हूं, मुझे पता है 5 साल में मर जाऊंगा, तो मैं अपना कंजम्पशन कट करूं तो किसके लिए? मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं आने वाली पुश्तों के लिए रोक रहा हूं अपना कंजम्पशन, तो मैं तो मर जाऊंगा, उनसे मुझे क्या मिलेगा? मैंने उन्हें कुछ दे दिया, बदले मुझे क्या मिला?
बात बस ये है, इतनी सी बात है। इंसान के भीतर जो ये भाव है कि मैं एक इंसान हूं जो पैदा हुआ है भोगने के लिए, जो दुनिया से अलग अपने हित साध सकता है, दूसरों को बर्बाद करके खुशी पा सकता है, जब तक इंसान के भीतर ये चीज रहेगी तब तक इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। देखो, और किसी तरीके से हो सकता ना बेटा तो मैंने करा होता। अभी तो मुझे थोड़ा-सा जो ये अध्यात्म के लगता अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अब आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो क्या करें? नहीं मुश्किल चुनौती मुश्किल है तो तरीके भी मुश्किल ही होंगे ना। आसान तरीके होते तो सबसे पहले मैंने ले लिए होते। हमें अभी सॉल्यूशन यही है कि जिनको ये बात थोड़ी समझ में आ रही है, वो अपने डरों को बिल्कुल पीछे छोड़ के बस उतरना पड़ेगा उतरना ग्राउंड पे पड़ेगा। जाके। आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, डंके की चोट पर बोलनी पड़ेगी। आप बोल नहीं रहे हो, नहीं तो इसमें से काफी कुछ तो ऐसा है जो अलग अलग मौकों पर मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। आप खुद भी इसको लेकर के क्या करना है, प्रिंट आउट ही तो निकालने हैं, लेकर के कहीं पे लगा दो या बांट दो, और क्या करना है। आप बुक स्टॉल पर जाते हो, मैं उस बात से भी समझ रहा हूँ, और जो बोलने में तेवर है उससे भी समझ रहा हूँ कि साहस है, और वो साहस हमारे यहाँ भी बहुत कम लोगों में है। बहुत ज्यादा डरे हुए लोग हैं हमारे। वो ऐसा ही है जैसा अभी है ना, कि मैं इधर देख रहा हूं और सब इधर देख रहे हैं, एक साथ नहीं देख रहे हैं किसी दिशा में। मुझे तो अभी यही समझ में आता है कि जान बिल्कुल हथेली पे रख के आपको बाहर ही आना वो नहीं पड़ेगा, है सब, मान्यता वो छोड़ के पूरा। वैसा नहीं है। अभी हम बहुत होशियार लोग हैं ना। बचेंगे ही नहीं, हम होशियारी अपने क्या आप को, करेंगे? हाँ, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, 50-50 करके चलने का, रिस्क नहीं लेने का, इधर भी बना के चलने का, उधर भी नाराज नहीं करने का। तो वो उसके साथ ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ये दिलासा दे लूंगा कि मैं अधिकतम जो कर सकता था मैंने करा। जब इधर देखता हूं तो मुझे ये भी पता होता है कि और किसी को ना सिर्फ वो आंकड़े समझाने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये आंकड़े भी जिनको पता भी हैं, वो भी कोई अपना चाल चलन ढर्रा थोड़े ही बदल रहे हैं। जब तक इंसान का केंद्र ही नहीं बदलोगे, उसका सेंटर ही नहीं बदलोगे, तब तक पहली बात तो वो ये आंकड़े जानना नहीं चाहेगा, और अगर जान भी गया तो कहेगा सो व्हाट, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मौज करो। अभी आपका ये चल रहा है कार्यक्रम, इसमें आप खोजिए आपको संस्था से कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। 250 लोगों की संस्था है अभी, जिसमें से लगभग आधे लोग तो सिर्फ आपकी काउंसलिंग का काम करते हैं। उनमें से आपको यहाँ 6 भी ना दिख रहे होंगे। देखिए कितने दिख रहे हैं। अपने अपने काउंसलर खोजने की कोशिश करिए, अगर मिल जाए तो। ये तो छोड़िए कि आप हमारे साथ हैं। आज 29 तारीख है, 29 तारीख को भी संस्था ये सेशन नहीं अटेंड कर सकती। वो सब मिल करके लगभग 40% लोग हैं अभी भी जो भागने को तैयार हैं। वो उनका पीछा कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि एनरोलमेंट कर लो, एनरोलमेंट कर लो। ऐसे थोड़ी मिशन चलता है। आप सोचिए ना, आप इतनी दूर से यहां पर आए हो, और जो यहीं के हैं उनको ये गुंजाइश नहीं है कि वो यहाँ आगे बैठ सके। मैं संस्था के लोगों की बात कर रहा हूं। वो इस वक्त भी फोन पर लगे हुए हैं, और उससे क्या हो जाएगा? 150 करोड़ लोगों का देश है, 850 करोड़ लोगों का विश्व है। ये मेरे 100-125 लोग कितने लोगों से संपर्क साध लेंगे? और 10 से संपर्क करो तो एक को बात समझ में आती है। ये बहुत बहुत छोटी संख्या है मैं जिसके साथ काम कर रहा हूं, बहुत छोटी संख्या। और जिनको मेरे साथ होना चाहिए वो साथ नहीं है, वो बोझ है, वो चुनौती है, वो बहुत बड़ा बोझ है। हर महीने उनको ढोना पड़ता है, और बहुत श्रम जाता है संस्था का उनको साथ लेकर चलने में ही।
एक ही तरीका है, जैसे आपने समझा वैसे ही कोई और समझ पाएगा। और अगर कोई वैसे ही समझेगा जैसे आपने समझा, उसी माध्यम से, उसी जरिए से, तो आपको उसको वहां ही लाना पड़ेगा जहां आप खड़े हो। अब आप चाहो तो ये सोच लो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूं, मुझे अपना कोई भव्य मकान बंगला बनवाना है, या आप ये सोच लो कि यही एकमात्र समाधान है जो मुझे दिख रहा है, आपको पूरी जान लगा के लोगों को गीता में लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप ग्राहक हो और संस्था की दुकान है, आप आए, आपने यहां से चीज खरीद ली और आप चले गए हो। नहीं नहीं नहीं, जो ये बात हो रही है अगर समझ में आ रही है तो जाओ और लोगों को लेकर के आओ, उन्हें पकड़ पकड़ के सत्र दिखाओ, भागने मत दो। और नहीं कोई तरीका है। जब तक ये 100-150 लोग ही संस्था की आवाज हैं और हाथ पांव हैं, तब तक काम में बहुत गति नहीं आ पाएगी। और इन 100-150 लोगों को भी बहुत विरोध झेलना पड़ता है आप लोगों से ही, तो ये भी टूट टूट करके फिर बिखरते हैं। ये संख्या बढ़े तो फिर इनमें विरोध को झेलने का दम भी बढ़े। अभी तो इनको ये दिखाई देता है कि इट्स अस वर्सेस द वर्ल्ड, इट्स द 150 ऑफ अस वर्सेस द एंटायर वर्ल्ड, एंड इन द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूड्स द गीता कम्युनिटी ऑल्सो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो उनसे ही होती है। मेरी दृष्टि में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि मैं गलतफहमी में हूं, बिल्कुल हो सकता है, पर जितना मैंने इस मुद्दे को समझा है, आपको मैं बहुत ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं, जितना 1 घंटे में समझाया जा सकता है, पर इसमें गहराई में भी जाकर के दुनिया में और जितने तरीके के काम हो रहे हैं उनको भी देखा है कि क्या पता वहां पे कोई समाधान संभव हो, कहीं कोई समाधान नहीं है। एक स्टार्टअप है अभी, वो कह रही है कि हम डीकार्बनाइज कर देंगे एटमॉस्फेयर को। उसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा तो पता चला कि ये जो कर रहे हो पूरा नकली काम है, कुछ नहीं होने का इससे। बस फंड्स इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाल देंगे, कुछ कर देंगे। एकमात्र समाधान जो मुझे दिखाई दिया, जो काम करता है, कर रहा है, और हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, मैं अगर उन लोगों को लूं जो सचमुच मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका जो पर कैपिटा एमिशन है, उनके वो सारे काम हैं जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कम से कम 70-80% कम हो जाते हैं। तो मेरे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है। जो गीता में आता है वो इस ग्रह के लिए, सभी प्रजातियों के लिए वरदान बन जाता है, मैं जानता हूं। और ये सिद्ध होता है, लगातार सिद्ध होता है। लेकिन वो संख्या बहुत छोटी है, सारी समस्या संख्या की आ रही है। द नंबर्स, द रिसोर्सेज एंड द नंबर्स, वहीं पे सब अटक जा रहा है। जो जानते हैं संस्था को, उन्हें ये बोलते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं होती कि आपकी संस्था इस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रही है, और शायद हम अकेले हैं जो उस काम को उस तरह से कर रहे हैं कि सफलता मिल रही है। लेकिन ये जरूरी काम बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि काम संस्था का है, हमारा थोड़ी है। आप जाने अपने आप को संस्था का ग्राहक समझते हैं, क्या समझते हैं मालूम नहीं। मत करो भाई संस्था के नाम पर, अपने नाम पर कर लो, पर करो।